गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक प्रयास। अभी जो हमारा लेक्चर है बजट पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बजट क्या होता है, उसके बाद बजट का कंपोनेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बजट, ये सब चीज हमने देखा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बजटरी प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए, मतलब बजट का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ बजट। बजट कैसे प्रिपेयर होता है, इनेक्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कैसे बनता है। देखिए, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बजट मतलब बजट कैसे बनता है। तो जनरली देखिए क्या होता है, सितंबर अक्टूबर से इसका स्टार्ट हो जाता है। फिनांस मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है वो, है ना, वो हर जगह हर डिपार्टमेंट से उसका एस्टिमेट रेवेन्यू और खर्च मांगती है कि भाई आप बताओ कि कितना रेवेन्यू कितना खर्च है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सेंड किया जाता है फिनांस मिनिस्ट्री को। पहला काम सितंबर अक्टूबर से ये स्टार्ट होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। ठीक है, ये क्या करता है ना, बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर। ठीक है, ये क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है। ठीक है, ये चीज आपका लगभग सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर जब मतलब बजट जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिनांस मिनिस्टर क्या करती है, इसको प्रेजेंट करती है फॉर कैबिनेट अप्रूवल। वंस द कैबिनेट अप्रूव, बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। 112 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट रखेगा, और 202 बोलता है गवर्नर रखेगा। कहाँ पे, प्रेसिडेंट रखेगा पार्लियामेंट के समक्ष, और गवर्नर रखेगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। बट प्रेसिडेंट तो रखते नहीं, उनके बिहाफ में क्या, फिनांस मिनिस्टर रखती है। ठीक है, देखे भी होंगे, काफी हाईलाइटेड न्यूज रहता है, 1 फरवरी को आप देख भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बजट के बाद देखिए इसका 6 सेगमेंट होता है, स्टेजेस होता है बजट का। देखिए, पहला होता है प्रेजेंटेशन, फिर दूसरा होता है जनरल डिस्कशन, मतलब प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन होता है बजट पे। फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज जो है 24, वो देखती है मिनिस्ट्री वाइज, इस मिनिस्ट्री का इतना खर्चा है, सही है, गलत है, कितना एस्टिमेट है, कितना खर्चा है, वो ये डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमिटी देखती है। ठीक है, फिर जो भी डिमांड है उस पर वोटिंग होता है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे कट मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। कट मोशन, अगर जो है सो अपोजिशन खुश नहीं है तो कट मोशन लाती है। ठीक, फिर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन मतलब उधर राजकोष जो है हमारा खजाना है, वहां से पैसा निकालने का अधिकार। वो अधिकार कौन, हमने बोला कि बजट हमेशा प्री अप्रूव्ड होता है। इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड मीन्स इंस्टीट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसा नहीं, हमने देखा था पीरियोडिसिटी, हर साल इसको पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से। ठीक है, फिर पासिंग ऑफ फिनांस बिल, ये 6 इसका स्टेज है। ठीक है, फिनांस बिल मतलब टैक्स कितना लगाएंगे, कितना कम करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, उसको फिनांस बिल बोलते हैं। ठीक है, मनी बिल और फिनांस बिल में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो सब चीज उतना डिटेल में नहीं, ये 6 स्टेज हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। लोकसभा में यूनियन बजट पास प्रेजेंट करती है कौन, यूनियन फिनांस मिनिस्टर, हु इज निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, थोड़ा दिवाली का धमाका हो रहा है। ठीक है, जब फिनांस मिनिस्टर भाषण देती है, बजट भाषण, उसके बाद इसको बहुत लोकसभा में देती है। कब, 1 फरवरी को। उसके बाद इसको दोनों हाउस के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, और जो ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो स्टेट बजट पेश करते हैं। ठीक है,
बजट स्पीच के बाद बजट को दोनों हाउस के पास रखा जाता है, के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल डिस्कशन होता है। बजट को पेश पेश कर दिया किन्होंने, finance minister on behalf of president. After that there will be general discussion, ठीक है। It takes place in both houses. बजट प्रेजेंट कहाँ होता है? लोकसभा में। डिस्कशन दोनों जगह, पार्लियामेंट और मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ठीक है। लोकसभा है ना, कोई भी बजट का कोई भी पार्ट को डिस्कस कर सकती है, ठीक है। और बजट भाषण के दौरान, सॉरी, बजट डिस्कशन के दौरान, भाषण के बाद जब बजट डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन, उसमें फिनांस मिनिस्टर रिप्लाई करती है, जो भी डिस्कशन होगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्रूटनी हो बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, मतलब देखिए हमारे पास 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज वो है ना, एग्जामिन करती है हर मिनिस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कितना आमदनी है, कितना खर्चा है, ये सब चीज, ठीक है। जब बजट प्रिपरेशन होता है तो आपको पता ही है कि हर मिनिस्ट्री से मांगा जाता है कितना आपका क्या है खर्चा, क्या आमदनी है, ठीक है। तो उस चीज को जब डिस्कशन होता है उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज है ना, उसको एग्जामिन करती है और फिर उसका रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल कमिटी उसका रिपोर्ट बना के फिर पार्लियामेंट के पास उसको समक्ष रखती है, जहाँ पे वोटिंग होता है कि ठीक है आपने इतना पैसा मांगा था, तो उस पर वोटिंग होगा कि हाँ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो लोकसभा है ना, उसके पास ही पावर है। बजट प्रेजेंट होता है लोकसभा में, डिस्कशन दोनों जगह होता है, उसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाता है, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड। एमपी होते हैं लोकसभा की, ओनली लोकसभा कैन वोट। जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स है ना, ठीक है, मतलब जो भी डिमांड है मिनिस्ट्री का, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज ने एग्जामिन करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रूटनी हो गया सारा मिनिस्ट्री वाइज, जो भी खर्चा और ये सब चीजें थी, कितना रिक्वायरमेंट था उसका एक्सपेंडिचर का फॉर द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, ये सब चीज स्क्रूटनाइज होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के मतलब पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा। तो वहाँ पे राज्यसभा नहीं, मतलब लोकसभा के जो एमपी होंगे वो वोट करेंगे, ठीक है। कौन से मतलब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, लोकसभा जो वोटिंग पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर पे होता है। नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है नो वोटिंग इज अलाउड ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है, देखिए जो भी पैसा है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाएगा, कुछ को छोड़ के, जो संचित निधि, सॉरी, कॉन्टेजेंसी फंड वगैरह में जाता है, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से दो तरह का खर्च होता है। एक जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च होना ही होना है, वो फिक्स है। जैसे जज की सैलरी हो गई, ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है ना, तो ये सब चीज तो फिक्स है, वो है चार्ज एक्सपेंडिचर, उस पर वोट नहीं होता है। नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब और क्या खर्च करना है, ठीक है, और क्या खर्च करना है, उस पर वोटिंग होता है, ठीक है, कि हाँ भाई हम ये पुल बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उस पे। जो चार्ज एक्सपेंडिचर हो गया उस पे नहीं, ठीक है, उस पे कुछ भी कोई डिस्कशन नहीं होता है, उस पर कोई भी वोटिंग राइट एमपी को नहीं है। जो नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पे ही वोटिंग होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लोकसभा लोकसभा कैन वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, नो एंड ओनली वोट फॉर नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होता, वो तो फिक्स है। वो तो फिक्स है कि भाई पार्लियामेंट पास करे या ना करे, गवर्नमेंट जज का तो सैलरी देनी है ना, उसको तो हर साल अप्रूव कराना जरूरी नहीं। अप्रूव क्या कराना है, वैसा खर्चा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कुछ पुल वुल बनाने के लिए, उसके लिए क्या पैसा चाहिए, अपार्ट फ्रॉम चार्ज एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा होगा उसके लिए वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान देखिए तीन तरह का चीज होता है, पॉलिसी कट मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, कि कोई पॉलिसीज
गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, जो बजट में पॉलिसी इन्होंने निर्धारित किया है, गवर्नमेंट ने मतलब मिनिस्टर ऑफ फिनांस ने जो बजट दिया है, उसके किसी एक पॉलिसी से ऑपोजिशन खुश नहीं है या मेंबर्स खुश नहीं है, तो वो क्या करेंगे, लोकसभा के एमपी ही वोट करते हैं, वो क्या करेंगे, कट मोशन ला देंगे, पॉलिसी कट मोशन। किसी पॉलिसी से अगर नाखुश है तो पॉलिसी कट मोशन, 3 तरह का मोशन है, हम देख रहे हैं। पॉलिसी कट मोशन, ठीक है, उसमें क्या करेंगे ना, वो जो एक्सपेंडिचर जो बजट में दिखाया गया था, रखा गया था कि भाई हम इतना खर्च करेंगे, उस पॉलिसी यदि पसंद नहीं आया एमपीज को, तो वो क्या करेंगे, एक पॉलिसी कट मोशन लाएंगे जिसमें जो एक्सपेंडिचर है किसी चीज के लिए, उस पॉलिसी के करस्पॉन्डिंग उसको घटा के 1 रुपया कर देते हैं कि भाई जो करना है कर लो। मतलब उस पॉलिसी से लोग नाखुश हैं और उसको घटा के पास वोटिंग होती है और घटा के उसका 1 रुपया कर देते हैं। 1 रुपये में तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉलिसी कट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पॉलिसी कट मोशन में कितना रिड्यूस किया जाता है उस अमाउंट को, तो 1 रुपया। इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, किसी आ, आ, कोई भी सेक्टर का या कोई भी चीज का एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई किया गया है बजट में, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन कोई अमाउंट नहीं है। मतलब उनको लगता है कि भाई 100 रुपया मान लीजिए बजट में एक्सपेंडिचर रखा गया था इकोनॉमिक कट में, तो इसमें क्या किया जाता है कि हम इकोनॉमिक कट मोशन लाएंगे, अपोजिशन बोलेगा कि हम इकोनॉमिक कट मोशन लाएंगे, जिसमें कि भाई हम वोट नहीं दे रहे हैं, तो मतलब वोट इस तरह से दे रहे हैं कि वोट करते हैं कि रिड्यूस कर दो इसको अमाउंट को, कि नहीं 100 रुपया आपने रखा था बजट में खर्च के लिए, हमको लग रहा है 85 रुपया है, 50 रुपया आप कट कर दो। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, जिसमें एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, प्रपोज्ड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को। उसके बाद टोकन कट मोशन, इसमें क्या होता है, टोकन कट मोशन में ज्यादा कुछ रिड्यूस होता नहीं है, बस 100 रुपया रिड्यूस कर दिया जाता है। ये एक तरह का नोशन है कि भाई जो एमपी है वो आपके बजट एक्सपेंडिचर से खुश नहीं है, मतलब 100 रुपया हम अब घटा देंगे, मतलब हम खुश नहीं है, ये नोशन है, ठीक है। तो 3 तरह का है, टोकन कट, इकोनॉमिक कट और पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में 1 रुपया तक रिड्यूस कर दिया जाता है एक्सपेंडिचर को, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को। इकोनॉमिक कट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट में कि भाई इतना खर्च अननेसेसरी लग रहा है तो इतना हटा दो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट। और टोकन कट में 100 रुपया घटाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपया था तो 4,900 रुपया हम इसका बजट को अप्रूव करते हैं, एक नाखुशी जाहिर करने के लिए। उसके बाद देखिए 5वां जो स्टेज है वो है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114। इसमें क्या बोलता है, ये वाला, इसमें क्या बोलता है कि देखिए, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। यहाँ पे तो डिस्कशन हो गया, कट मोशन ला गया, अब क्या हो गया, बिल को अप्रूव किया जाता है कि हाँ भाई अब आप इतना पैसा आप निकालने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर है उसको आप निकालने के लिए ठीक है, आप पार्लियामेंट अथॉरिटी देती है, तो पार्लियामेंट है ना उस बिल को अप्रूव कर देगी, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा, और वो बिल अप्रूव होगा, इसका मतलब गवर्नमेंट इज नाउ ऑथराइज्ड टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि बिना लॉ के कोई भी पैसा गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती है एक्सेप्ट चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद देखिए पासिंग ऑफ फिनांस बिल। फिनांस बिल मतलब देखिए जब बजट आता है तो आप देखे होंगे कि कोई सेक्शन में चेंज करना, ठीक है, मतलब आने वाले जो फिनेंशियल ईयर उसका जो फिनेंशियल प्रपोजल है उसको अप्रूवल देने के लिए फिनांस बिल लाया जाता है, ठीक है, 117 आर्टिकल में। और फिनांस बिल को याद रखिएगा 75-20 दिन के भीतर इसको पास कराना जरूरी है, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा, ठीक है। बजट के दौरान लाया जाएगा लेकिन उसको अप्रूव करना है 75 दिन के भीतर, ठीक है। मान लीजिए किसी इसमें होता है जैसे किसी टैक्स को रिड्यूस करना, ठीक है, उसके बाद टैक्स लैब्स को कम करना, उसके बाद कहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, कम पैसा आएगा, मतलब सारा कुछ इनकम रिलेटेड चीज को, वो तो अभी तक हमने जो देख रहा था एक्सपेंडिचर से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएट करेगा तो निकाला जाएगा, लेकिन इनकम कहाँ से आएगा, उस पर जो गवर्नमेंट चेंजेस लाती है, टैक्स स्लैब्स कम करना है, टैक्स परसेंटेज चेंज करना, इंटरेस्ट किसी ने कोई इनकम टैक्स किसी ने पे नहीं किया है तो उसका इंटरेस्ट को कम करना या पेनाल्टी को कम करना, ठीक है। तो ये सब चीज है ना,
फिनांस बिल पे होता है, वो छठा स्टेज है, ठीक है। तो ये है 7 स्टेज, ठीक है। ये 7 ये 7 स्टेज, ये 6 सॉरी 6 स्टेज है, एक प्लस प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है, 7। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ बजट आप देख लीजिए। रेवेन्यू बजट मतलब भाई रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने देखा। कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इसको देख लिया था। सप्लीमेंट्री बजट ये होता है कि भाई ना, जैसे कि बजट तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के है कि भाई इतना खर्चा होगा, ठीक है, अप्रूव भी हो गया। लेकिन सोचिए कुछ कहीं भूकंप आ गया, कहीं क्लैमिटी आ गई, ठीक है, कहीं सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, इस तरह का चीज हो गया, तो अनफोर्सिन सरकमस्टांसेस, कहीं युद्ध हो गया, उसको उसके लिए भी खर्च चाहिए। तब उस समय गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री बजट लाती है कि भाई जो हमने बजट मेरा था उससे मेरा खर्चा ज्यादा होगा ड्यू टू दिस, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया है, भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गया है, ठीक है, कहीं सूखा आ गया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो बजट इस पैसा चाहिए उसके लिए सप्लीमेंट्री बजट गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मिड ऑफ द ईयर मतलब आर्टिकल 116 में है, मिड ऑफ द ईयर मतलब मान लीजिए अभी आने वाले दिसंबर में मेरा, अप्रैल चल रहा है अभी और जुलाई चल रहा है, और आने वाले दिसंबर में मेरा इलेक्शन है, तो हम है ना वोट एंड अकाउंट बजट लेके आएंगे कि भाई इसको बोलते हैं लेम डक बजट। इसका मतलब क्या है कि कुछ 2-4 महीने के लिए हमको इतना खर्चा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद न्यू गवर्नमेंट आएगी, फिर नया बजट आएगा, ठीक है। तो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट जितने दिन 3-4 महीने के खर्च के लिए, उसके लिए वोट एंड अकाउंट बजट लाती है, ठीक है। और ये मे और मे नॉट कंटिन्यू हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकती है। मान लीजिए भाजपा है, अभी एनडीए है, वो लाएगी, उसको पता है कि इलेक्शन आने वाला है और वोट ऑन अकाउंट बजट अभी आया है, तो अगर भाजपा फिर से आती है तो इसको कंटिन्यू कर सकती है, एल्स इसको कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट मतलब हर साल, पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, हर साल एक जीरो बेस से शुरू करना, स्क्रैच से शुरू करना कि इतना खर्चा होगा, पिछला बार क्या वो, कोई मतलब नहीं है, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। ये 87-88 से आया था हमारा ये जीरो बेस बजट, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस बजट मतलब क्या खर्चा होगा ये देंगे तब जब क्या परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करके, कि इस तरह से है कि कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग का जो बच्चा है वो पैसा तभी देगा, उसके माँ बाप तभी पैसा देंगे जब मेरा बच्चा पास हो जाए, ठीक है। परफॉर्मेंस के आधार पे जो खर्च गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ठीक है। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है ना, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और कुछ एक दो बजट देख लेंगे, लेकिन ये था हमारा कुछ बजट, और एक दो तीन नीचे देख लेंगे, ठीक है, देख ही लेते हैं। जेंडर बजट, ठीक है, जेंडर बजट 2005-6 में आया था। जेंडर पर्सपेक्टिव से जब कोई मतलब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कोई बजट पेश किया है तो उसको जेंडर बजटिंग बोलते हैं। ग्रीन बजटिंग मतलब इकोनॉमिक, जैसे ग्रीन इकोनॉमी के लिए, या एसडीजी गोल्स को फोकस में रख के कोई बजट लाया गया, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लाया गया, उसको बोलते हैं ग्रीन बजट, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन बजट, जेंडर बजट, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और था जीरो बेस बजट, हमने ना 87-88 में लाया गया था, ये हम भूल गए थे बताना। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड हमने देख लिया कि परफॉर्मेंस पे ये मेजर किया जाता है कि कितना खर्च होगा, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से हम देख लेते हैं, हाँ, फिजिकल जो आउटकम है ना उसके बेस पे बजट 3 तरह का होता है।
बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट दो तरह का है, फिर इसमें अनबैलेंस में दो है, इसलिए ये तीन तरह का हो जाता है, ठीक है। जैसे बैलेंस बजट क्या है कि हमारा जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है। ये जब कभी इक्वल होता नहीं है, कहीं कहीं है, लग्जमबर्ग में है जैसे, तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। मतलब जितना आमदनी जितना खर्चा, आमदनी इक्वल टू खर्चा, वो होता है बैलेंस बजट, बैलेंस है। अनबैलेंस मतलब या तो आमदनी ज्यादा होगी खर्चा से या खर्चा ज्यादा होगा आमदनी से। जनरली जो है सो खर्चा ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू से, ठीक है। सरप्लस बजट इसको बोलते हैं। अनबैलेंस का भी दो पार्ट है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस वो रहता है जहां पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, ज्यादा हो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट बजट वैसा होता है जहां पे गवर्नमेंट एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर से कम है, माने एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमेशा हमारा बजट जो है सो डेफिसिट ही रहती है, ठीक है। जैसे इस बार बजट घाटा राज्य को, उसके घाटा कितना है, 4.4% है लगभग जीडीपी का। अच्छा, आप देखिए कि इंडिया का जीडीपी कितना है, लगभग 330 लाख करोड़ है रुपीज में। और मतलब ये है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी लगभग है आपका 187 लाख करोड़, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट भी करके दिखा देंगे कि कैसे 4.4% आया। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चराइज किया है इसको, डिफिसिट बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, ठीक है। एक्सपेंस ज्यादा होगा रेवेन्यू से, तो डेफिसिट जो हम लोग अभी हैं हमेशा डेफिसिट बजट रहता है। बैलेंस मतलब एक्सपेंस टू रेवेन्यू, और सरप्लस मतलब एक्सपेंस लेस देन रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए बजटरी डेफिसिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला होता है बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। सिंपल सिंपल मतलब बजट का तो ये दो कंपोनेंट था ना, रिसीट और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, ठीक है, पूरा, ठीक है। बजट डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। टोटल जितना है दोनों कंपोनेंट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू पार्ट देख लीजिए, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ये उसके बाद देखिए एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू, ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट तो ठीक है, उसमें से रेवेन्यू डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ये चीज रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। उसमें से हम घटा देंगे वैसा खर्चा जो कि कैपिटल क्रिएशन के लिए हमने ग्रांट पे दिया है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन, है ना। तो ये सब क्या होता है कि वहां पे कुछ एसेट को क्रिएट करता है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, सड़क बनाता है, मतलब किस कोई कैपिटल, कोई एसेट हमारा क्रिएट हो रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब उस जो वो जो ग्रांट है जो स्टेट्स को हमने दिया है या कुछ स्कीम्स में हमने लगाया, उसको माइनस कर दो तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। चलिए उसके बाद फिजिकल डेफिसिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट, ठीक है, उसमें से आप बोरोइंग को ऐड कर दो, ये चीज। बजट डेफिसिट क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से जो आपने लाइबिलिटी लिया ना वो चीज को ऐड कर दो। मतलब देखिए ये है ना, ये डेफिनेशन दिया है तमिलनाडु का जो टेक्स्ट बुक है उस वहां पे, ये वाला। और ये दिया हुआ फिजिकल डेफिसिट आपको मिल जाएगा, ये नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों ही आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया,
बजट डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि इफ द बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड टू द बजट डेफिसिट वी गेट फिजिकल डेफिसिट, सिंपल। ठीक है, इसको 2-3 बार आप देखिएगा ना तो समझ में आएगा। देखिए, या फिर इसको पहले इस तरह से देख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये क्या होता है? बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है। लेकिन उसमें से ना आप लोन और लायबिलिटी को घटा दो, ठीक है, लोन और लायबिलिटी को हटा दो, ठीक है, तो वो होता है फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिट लिखते तो क्या होता? बजट होता, बजट डेफिसिट होता है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट लिखते, टोटल रिसिप्ट लिखते तो हम क्या बोलते? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, टोटल रिसिप्ट लिखते, तो वो मतलब कुल व्यय माइनस कुल आय, तो होता है आपका बजट डेफिसिट। उसमें से क्या बोल रहा है कि नहीं, टोटल खर्चा तो आप रखो, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हमारा खर्चा है 100 रुपया या जो भी है, उसमें से जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का दो होता है, डेट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। डेट में क्या हो जाता है? बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। नॉन डेट्स में जैसे रिकवरी फ्रॉम द लोन एंड डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट सबसे ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, देखिए, है ना, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिस इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एंड बोरोइंग एंड लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ डेट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फिनांस फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ये पूरा एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल रेवेन्यू सारा एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक है, माइनस वैसा खर्चा जो, सॉरी, ये सारा खर्चा से उसमें से माइनस कीजिए वैसा रिसिप्ट जो कि उधारी नहीं है। उधारी नहीं है तो कौन सा हो गया? मतलब बोरोइंग और लायबिलिटीज को कम कर दो, इस वाले पार्ट को कम करके ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों को जोड़ दो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से ये डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवरी, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सारे को माइनस कर दो, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल दाहिना वाला पार्ट, ठीक है, अभी फिगर में हमने देखा, उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स, नॉन टैक्स, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और आपका रिकवरी ऑफ लोन्स, जो लोन्स रिकवरी के थ्रू जो जब हमने लोन दिया होगा उसका उससे जो रिकवरी होगी आई है वो चीज को घटा दो, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में देख लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, भाई उसमें से लोन और लायबिलिटी को हटा दो। ठीक है, टोटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ? कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल में कितना हुआ? आर यू सॉरी आरबीडी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स और बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। तो बोरोइंग एंड लायबिलिटीज को हटा दो, ठीक है, बजट डेफिसिट में से, तो उसको बोल देते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी गवर्नमेंट जितना बाहर से ली है उसको बजट डेफिसिट में ऐड कर दो। इसको हम जैसे तोड़ के ना, इसको हमने एक फॉर्मूला, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको तोड़ के अभी दिखा दें, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के समय हमने तोड़ा था इसको, तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये ना, ये है, ये हो गया, यही हमने पढ़ा ना अभी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ये हो गया आपका। तो इसमें से क्या हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इसको हटा दो, तो जोड़ो किसको? तो जोड़ो किसको, है ना?
इस दोनों को हटा देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, तो बोरोइंग और लायबिलिटीज तो बचेगी, बोरोइंग और लायबिलिटीज बचेगी। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इस ब्रैकेट को तोड़ो आप, इस ब्रैकेट को तोड़ दो, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट यहां से आ गया, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ये माइनस, इसको माइनस ब्रैकेट को खोल दिया, ये माइनस आ गया यहाँ और फिर ये माइनस, ठीक है। फिर इसको खोलिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, टोटल रिसिप्ट में से कैपिटल रिसिप्ट को घटा देंगे तो वही तो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट को इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया रेवेन्यू रिसिप्ट को। ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसका मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टोटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल, ठीक है, रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो टोटल रिसिप्ट में से कैपिटल घटा देंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट मिल गया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फिर माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, ये जो चीज है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो रिसिप्ट है इसको क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट आ गया ऊपर वाले से, फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए बजट डिसिट ऑलरेडी आ गया, बजट डेफिसिट, फिर कैपिटल रिसिप्ट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस डिस इन्वेस्टमेंट प्लस लोन, लोन रिकवरी, डिस इन्वेस्टमेंट प्लस लोन रिकवरी, ये क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में से ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट आ गया ना, उसको घटा देंगे तो क्या आएगा, बोरोइंग्स, इसलिए बजट डिफिसिट प्लस बोरोइंग, ये आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला बुक में दिया हुआ है, तो दोनों को आप फॉर्मूला हमने मैच कर दिया, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पे बोला गया था, आपको पेपर और कॉपी पेन में कीजिएगा ना तो वही पता चल जाएगा ये चीज। फिर देखिए अभी क्या है, मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट, मतलब वैसा उधारी जो गवर्नमेंट लेती है आरबीआई से, ठीक है, बजट में, उसको बोलते हैं मोनेटाइज फिजिकल डेफिसिट, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या है, देखिए फिजिकल डेफिसिट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब हमारा जितना डेफिसिट है, ठीक है, जितना हमारा उधारी है, ठीक है, जितना भी है ना बोरोइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस चीज को आप हटा दो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट घटा दो एक्सेप्ट लोन एंड लाइबिलिटीज को, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और फिर फिजिकल डेफिसिट जब आए उसको पेन पेपर में करके देखिए, उसमें से माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दो तो उसको बोलते हैं, उस कंपोनेंट को हटा देने पे, मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है ना, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये वाला चीज, ये जो है, ठीक है, इस फॉर्मूला में से फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला में से टोटल एक्सपेंडिचर में से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस लगा के, यहाँ पे एक मतलब आप बुक में करके देखिए कि यहाँ पे माइनस लगा के इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, बस वही होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये हो गया 4-5 तरह का डेफिसिट, ठीक है। अभी रिसेंट बजट का देख लेना है, और जब भी एग्जाम देने जाए उससे पहले का बजट आपको पढ़ लेना है। तो अभी जो 25-26 का बजट है उसमें कहा गया है कि टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, मतलब लोन और ये सब जो है ना, टोटल रिसिप्ट मतलब टैक्स, नॉन टैक्स, आपका डिसइन्वेस्टमेंट और ये सब सब मिला के, मतलब लोन बोरोइंग को छोड़ के हमारा जो एस्टिमेटेड जो रिसीट है वो लगभग 35 लाख करोड़ है, ठीक है। और जो हमारा खर्चा है 50.65 50.65 लाख करोड़ हमारा एस्टिमेटेड खर्चा है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 15.69 लाख करोड़, ठीक है। उस फॉर्मूला में बैठा के देखिएगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 15.6 लाख करोड़, ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट लोन एंड लाइबिलिटीज कितना है, 34.96 लाख करोड़, तो 15.69 गूगल करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेट टैक्स रिसिप्ट, सिर्फ टैक्स से कितना रिसिप्ट हुआ है, 28.5 लाख करोड़ लगभग। तो इस हिसाब से
4.5% ऑफ जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट इज अराउंड 4.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी 330 लाख करोड़ है, तो 15.69 लाख करोड़ को 330.69 या जो भी है जीडीपी उतना लाख करोड़ से डिवाइड कीजिए, 4.4 के करीब आएगा अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपेक्स जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग मतलब रोड सड़क ये सब बनाएंगे 11.2 लाख करोड़ होगा। और जो हमारा जो ग्रॉस हमारा उधारी होगा वो 14.282 लाख करोड़ है, उधारी इतना है। और पूंजीगत खर्चा 11.221 है। इस तरह से ये कुछ पॉइंट था डेफिसिट से रिलेटेड। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के बजट हमने देख लिया था, परफॉर्मेंस लाइन आइटम बजट, जीरो बेस बजट, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया बजट पूरा, लगभग टाइप्स ऑफ बजट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेट फाइनेंसिंग। हाँ, बीच में एक चीज मैंने मतलब बताना भूल गया था आपको, ये जो डेफिनेशन होता है ना कैपिटल रिसिप्ट और ये सब की चीज का, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं शायद मैंने बताया, लेकिन और एक बार हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स लाइक टैक्स नॉन टैक्स। ये कोई लायबिलिटी भी खड़ा नहीं करेगा भाई, और कोई आपका रेवेन्यू भी मतलब कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो क्रिएट करता है लायबिलिटी को। क्यों क्यों जैसे लोन ले लिया तो लायबिलिटी क्रिएट किया, और रिड्यूस द एसेट, डिस इन्वेस्टमेंट किया, इस पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा एसेट खो गया। ठीक है, हमने प्राइवेट को दे दिया, तो एक कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर रिड्यूसेस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, मतलब कोई एसेट भी क्रिएट नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी भी नहीं, पेंशन, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सब चीज। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रिड्यूस करेगा लायबिलिटी को। ठीक है, लायबिलिटी रिड्यूस करता है, क्रिएट करता है एसेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इमेजिन करके इसको याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका डेट फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, फिर एफआरबीएम एक्ट पढ़ेंगे 2003, और जीरो बेस्ड बजट और परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ये जीरो बेस्ड और परफॉर्मेंस, ये दोनों एफआरबीएम एक्ट 2003 जो जीपीएससी के सिलेबस में है, और ऐसे भी पढ़ना ही है फिजिकल डिसिप्लिन के लिए। एफआरबीएम एक्ट 2003, एफआरबीएम 2 दोनों पढ़ना है, और डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, ठीक है, बाय। और इसी बीच में मैं इसके जस्ट बाद बजट पे 25 एमसीक्यू लाएंगे, मोस्ट अवेटेड एंड वॉच इट शुड बी, मीन यू शुड वॉच इट। 25 मतलब मोस्ट, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, हाँ, बजट का हिस्ट्री थोड़ा सा देख लीजिएगा, आर के शनमुगम शेट्टी, विल्सन, जॉन विल्सन, और ये सब चीज। ठीक है, ऑकवर्ड कमिटी, रियल बजट, सबसे लंबा बजट किसने पेश किया, सबसे अधिक बार किसने पेश किया, तो ये सब चीज, ये सब आप अपने से कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल बॉस, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, थैंक यू।